आपने हर टॉपर की वीडियो में कहीं भी चले जाओ, हर कोचिंग सेंटर में, चाहे आपके प्रोफेसर हो, कोई भी आपका मेंटर हो, तो आपको सिर्फ वो हमेशा एक बात ज़रूर कहेगा कि आपको आपके प्रिपरेशन के फ़ेज़ में रिविजन्स करना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे अदर कोई एग्ज़ाम हो, आपको रिविज़न करना ही पड़ेगा। तो सब ये तो बता देते हैं कि क्या करना है, कि व्हाट यू हैव टू डू रिविज़न, बट ये बताने में वो असमर्थ होते हैं कि ये कैसे करना है। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम रिवीजन कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली रिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैंने अपने दोस्तों को एंड कुछ जो मेंटरशिप जिनको दिया है उन्होंने काम किया है, उनके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड्स रहे हैं। ये सेल्फ टेस्टेड मेथड्स हैं जो मैंने हमेशा यूज़ किया है और हमेशा बेनिफिटेड रहा हूँ, और जो भी इन्हें अभी यूज़ कर रहा है वो उन्हें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एक तरीके से कहूँ तो एक टॉपर सीक्रेट्स होता है जो यूजुअली वो करते रहते हैं और उनकी खुद को नहीं पता होता कि ये सीक्रेट वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो नाउ चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, रिवीजन और री रीडिंग। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम रियल के अंदर क्या हम रिवीजन कर रहे होते हैं क्या? नहीं, हम यूजुअली हम ये री रीडिंग कर रहे होते हैं। हम बार बार वही चीज़ आती है फिर वही पढ़ रहे होते हैं, फिर वही चीज़ आती है फिर वही पढ़ रहे होते हैं। तो आप पूछेंगे कि सर इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? देखो, री रीडिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि री रीडिंग के अंदर हमारा पूरा वो चीज़ पूरा दोबारा से पढ़ते हैं, पूरी बुक होगी, दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे। इससे हमारा मैक्सिमम 2 से 3 बार ही पढ़ पाएंगे उस चीज़ को। देन उसके बाद बोरिंग हो जाएंगी। और सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, बहुत सारा कंटेंट होता है, उस कंटेंट को याद रख पाना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और लैक ऑफ रिविजन्स की हमें फिर एंड में फाइनल पता चलता है कि हमें 1-2 रिविजन और मिल जाते तो चीज़ें और अच्छी हो जाती। तो ये एक तरीके से अच्छा मेथड है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपके ज़्यादा रिविजन्स नहीं हो पाएंगे, मल्टीपल रिविजन्स नहीं हो पाएंगे। आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा ऐसे सोचेंगे कि यार ये एक पूरी बुक करनी है, अभी तो मैंने पढ़ी थी, वापस से पूरा कैसे कर पाऊँगा मैं। कम समय के अंदर आप रिविज़न नहीं हो पाएगा। प्री से पहले आपके पास 6 घंटे हैं, तो आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप किस प्रकार से रिविज़न कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए एक दूसरा मेथड होता है कि री रीडिंग के बजाय हम क्या करें, रिवीजन करें। रिवीजन एक नए तरीके से करें, जैसा हम करते आ रहे हैं उससे नहीं, ट्रेडिशनल वे को छोड़ के एक नए तरीके से हम शुरू करें। रिवीजन का मतलब है कि आपको वो चीज़ रिवीजन हो जानी चाहिए, आपके सामने वापस से वो चीज़ चलनी लग जानी चाहिए। ये रिवीजन होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है आपको जब रिवीजन करते हैं। अगर आपके सामने ये समस्या हो रही है कि आप री रीडिंग कर रहे हैं या फिर रिवीजन कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, जब आप फर्स्ट टाइम रीडिंग करेंगे, सेकंड टाइम रीडिंग करेंगे और जो थर्ड टाइम आप पढ़ेंगे उसी चीज़ को, तो उसमें हमें टाइम कम लगना चाहिए। ये चीज़ आपने हर किसी से सुनी होगी, लेकिन वो बताते नहीं है कि ये चीज़ कैसे होगी। तो कैसे के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये टाइम आपका रिड्यूस कैसे होगा। इसके अलावा साथ में जब आप रिवीजन करते हैं तो आपका कंटेंट रिड्यूस हो जाना चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत सारी टूल्स और टेक्निक्स पे काम किए हैं, और उन्हीं में से एक टूल्स और टेक्निक है कि क्वेश्चंस अप्रोच एंड टेम्पलेट अप्रोच। ये मार्केट के अंदर कुछ लोग और हैं, कुछ टॉपर्स हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, उस पर काम कर रहे हैं क्वेश्चंस अप्रोच के ऊपर। और ये टेम्पलेट मेथड जो कि यूजुअली टीचर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, उस टेम्पलेट मेथड्स के थ्रू वो खुद अपना कंटेंट तैयार करते हैं और चीज़ों को पढ़ाते हैं। तो इसको अलग अलग नाम से हम बोल सकते हैं, पर इसका मेन नाम मैंने रखा है अपनी तरफ से, टेम्पलेट मेथड। तो आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन अप्रोच के बारे में। क्या होती है क्वेश्चन अप्रोच? क्वेश्चन अप्रोच यूजुअली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें फैक्ट याद करने हो। तो इसलिए ये उन सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होगी जो फैक्चुअल इन नेचर्स हो या फिर जिनमें फैक्ट ज़्यादा हो, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, जिसमें कुछ फैक्ट होते हैं आपको याद करने ही होते हैं, आर्टिकल्स का नेम हो गए, उनमें क्या कुछ होता है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको क्वेश्चन अप्रोच को PIQ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपको फैक्ट याद हो जाएंगे, आपको प्री प्लस मेंस दोनों में वो फैक्ट याद होंगे। इसके अलावा आपका रिविजन्स और आसान हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना, रियल के अंदर आप ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करते हो कि आप एक खालिस्तान छोड़ देते हो, एंड देन फिर ब्लैंक छोड़ने के बाद में आप फिर उसमें लिख देते हो कि ये इन्वेंट किसने किया, ये बुक है, इस बुक को किसने लिखा। देन आप ऐसे इस प्रकार से पूरी चीज़ तैयार करते हैं। या फिर आपको सिंपल से बताऊँ, लक्ष्मीकांत के थ्रू मैं बताऊँ आपको, लक्ष्मीकांत में आप बताओगे कि ये एक्ट है 1853 वाला, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, आपने सिर्फ ऐसा क्वेश्चन डाला, देन आपका एक टॉपिक। फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल के बाद में आप सेकंड चीज़ याद करेंगे कि उस एक्ट में मेन कंपोनेंट क्या था, मेन कंपोनेंट, और इसको फिर यहाँ पे छोड़ देंगे। देन आप जब भी इसे री रीडिंग करेंगे तो
तो आप सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और आपको सीधा इनका आंसर खुद देना पड़ेगा। जब आप खुद देना पड़ेगा तो रीज़न के समय आप यही चीज़ें करेंगे, खुद देंगे, तो आपके दिमाग पे स्ट्रेस क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, जो कि सेम आप रिकॉल कर वापस याद करने की ट्राई करेंगे, जो कि एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। जब भी आप मेंटल एक्सरसाइज करते हैं तो चीज़ें रिकॉल ज़्यादा होती है, न्यूरॉन्स कनेक्शंस बढ़ जाता है और आपको वो चीज़ लंबे टाइम तक रिटेन होती है। इसी प्रकार से ये एग्ज़ाम लाइक प्रेशर्स क्रिएट करता है और हमारे दिमाग के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और हमें रिविजन्स में लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी कॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ चली जाती है। इसके लिए मार्केट्स के अंदर आप एक सर हैं, राजेश सर हैं, उन्होंने एक वन लाइनर पेज करके बहुत सारी चीज़ें चलाई हैं, और शिविन सर हैं, उन्होंने भी वन लाइनर मेथड और वन लाइनर पेज नोट्स वगैरह के हिसाब से काफ़ी चीज़ें चलाई हैं। बहुत अच्छी इनिशिएटिव्स हैं उनके, वो आप यूज़ कर सकते हो, उन्हें फॉलो कर सकते हो ये इन मामलों के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद से करें तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप उनके भरोसे रहोगे तो सिर्फ वो चीज़ें उनके तरीके से होंगे। आप खुद के तरीके से हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी स्ट्रेंथ कैसी है और आपके वीकनेसेस क्या है, उनको थोड़ी ना पता है, वो तो आपको खुद को पता है। आपको खुद को पता है तो आप खुद इस मेथड के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे एक बेस्ट कोट है कि रिविजन्स का मतलब होता है कि फेज रिविज़न का मतलब होता है कि फेज रिविज़न। इसके अंदर आप अपना कंटेंट को कम करते हैं और उसे मैनेज करते हैं। तो ये इसकी मेन क्रक्स रहेगा कि क्या होता है रिविज़न रियल के अंदर। अब ये एक मेथड हो गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे जो पुराने मेथड्स है उसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ रहते हैं। पुराने मेथड्स के अंदर क्या होता है कि हम रीडिंग कर रहे होते हैं, हाईलाइट कर रहे होते हैं, वही बोरिंग टास्क हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मल्टीपल रिविजन्स नहीं हो पाते हैं। एक तरीके से मैं इसे एक लेबर वर्क ही बोलूँगा कि आप फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हैं तो इट्स ओके, सेकंड टाइम रीड कर रहे हैं तो इट्स ओके, इसके बाद भी अगर आपको सेम टाइम लग रहा है ना, देन प्रॉब्लम है, तो आपका रिवीजन अच्छे से नहीं होगा। ये एक इशू है, इससे आपको इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। और यूजुअली मैंने देखा है कि लोगों को तो हाईलाइट करना नहीं आता है रियल के अंदर, कि हाईलाइट करना भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया कि किस पॉइंट को हाईलाइट करना है, किसे नहीं करना है, हाईलाइट का यूज़ क्यों करते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है। मतलब रीडिंग भी कर रहे हैं, हाईलाइट भी कर रहे हैं, अंडरलाइन भी कर रहे हैं, अननेसेसरी अंडरलाइन कर रहे हैं, बहुत एक्सेसिव हो गया, पूरी बुक ऐसे अंडरलाइन और हाईलाइट से होके भरी हुई है। नहीं, ये सब गलत तरीके हैं, ऐसे नहीं कर सकते। इसको एक सही तरीके से किया जाना चाहिए। आप हाईलाइट करो, रीडिंग करो, लेकिन सही तरीके से करो, तब जाके ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव की तरफ क्रिएट नहीं करेगी। इसके अलावा देखो, हमने अब तक जो स्टडी की है ना, वो की है कि हमारी मेमोरी कनेक्टिव मेमोरी की तरह की हमने कोई चीज़ याद की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी वे में हमने याद की हैं चीज़ों को, कि एक सीक्वेंस फॉर्म के अंदर याद किया है। और हम सीक्वेंस फॉर्म में याद करने की वजह से हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्ड हो गई ना, वो कनेक्टेड मेमोरी बिल्ड हो चुकी है। वो हम सिर्फ सीक्वेंस में ऐसे ही हमें याद करना पसंद है और ऐसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद भी होता है। लेकिन अब इसके अंदर हमें जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी मेमोरी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब वो क्या होता है कि हम इसको सिर्फ कीवर्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम कॉलेज एग्ज़ाम्स की बात करें तो दैन हम स्कूल एग्ज़ाम्स की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो दैन ये मेथड एक अच्छा मेथड है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी में केवल यही नहीं, इसमें कुछ आपको एडिशन करना पड़ेगा। अगर आपने इसमें एडिशन नहीं किया तो दैन आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको काम करना ही पड़ेगा, और इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर काम नहीं किया तो फिर दिक्कत होगी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन है कि वही हम जो टेम्पलेट मेथड की बात करते हैं कि आपको टेम्पलेट मेथड यूज़ करना चाहिए। इसे मैं सेल्फ टीचिंग मेथड भी कहता हूँ, क्योंकि इसमें हम जब हम टेम्पलेट बनाते हैं पूरी चीज़ का, देन हम खुद को ही सेल्फ टीच करा रहे होते हैं, खुद को पढ़ा रहे होते हैं। और टीचर्स मेथड जो कि मैंने बताया कि टीचर्स मेथड है कि टीचर्स ऐसे ही तैयार करते हैं अपने कंटेंट को, कैसे उन्हें अपने स्टूडेंट्स को बताना है या फिर खुद कैसे याद रखना है, ठीक है, आगे पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है। और सेम चीज़ हम मेंस में इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली कंटेंट याद रखना होता है। तो कंटेंट सारा याद नहीं रख सकते, लेकिन हम उन्हें कुछ पॉइंट्स के थ्रू पूरा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ 2 सॉल्यूशंस बताए हुए हैं कि मैंने, एक इंडेक्स मेथड के बारे में और दूसरा टॉपिक सब टॉपिक मेथड, ठीक है। तो रियल में इंडेक्स जो मेथड होता है, इंडेक्स मेथड का होता है कि ये जो आपको ऑटोमेटिक पहले प्रिपेयर्ड होता है, प्रिपेयर्ड होता है। आपको इंडेक्स स्टार्टिंग के बुक्स में स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स मिल जाएगा, देन इंडेक्स में टॉपिक सब टॉपिक होंगे, देन आपको उसके अंदर ही जो भी कुछ करना है उसी के अंदर करना पड़ेगा। आप अपना चैप्टर पूरा रीड कर लिया, देन आप इंडेक्स खोलो, इंडेक्स से आप उसको रीड करो, देन टॉपिक सब टॉपिक के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी आपको वर्बली बोलना है कि अच्छा इस टॉपिक में ये, इसमें ये मेन पॉइंट है, देन ये टॉपिक है इसमें ये मेन पॉइंट है, ये टॉपिक इसमें मेन पॉइंट। लेकिन इसे इशू क्या है कि आप
एंड के टाइम पे अब बहुत सारी बुक हो जाएंगी, आप जो भी चीज़ नोट्स तैयार करोगे उसमें एडिशन भी करना पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपको इशू रहेगा कि बुक से आप कब तक करोगे। कि आप मान लो कुछ नई चीज़ें हुई, जैसे साइंस टेक का आप रिवाइज कर रहे हो तो आपके पास बुक है, बुक से तो आपने बहुत सारी चीज़ें कर लिया, फिर नोट से बहुत सारी चीज़ें कर ली, लेकिन कुछ चीज़ जो एडिशनली ऐड हो जाती है, देन फिर आप उसको कैसे इंक्लूड कर पाओगे। तो ये एक इशू रहता है इस मेथड के अंदर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे लक्ष्मीकांत के लिए मैं बोलूँ तो ये एकदम सही है, अगर लक्ष्मीकांत से आप सीधा ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पेक्ट्रम के लिए ये कर सकते हैं, इस मेथड में कोई दिक्कत नहीं। इस मेथड को आप सीधा जा सकते हो, उनके अंदर सफिशिएंट चीज़ें, आप ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है। और नाउ अब हम बात करते हैं टॉपिक सब टॉपिक मेथड, जो कि रियल के अंदर एक रिवोल्यूशन लाने वाली चीज़ है। कि आप जब इस पे काम करोगे ना तो आप खुद कहोगे कि रियल में हमने ये जो आने वाले टाइम पे 10 मिनट 20 मिनट हमने दिया है इस वीडियो पे, हमारे रियल में एक फ्रूटफुल रहा है। ओके, देन अभी हम देखते हैं कि टॉपिक सब टॉपिक मेथड क्या होता है। टॉपिक सब टॉपिक मेथड में हम क्या करते हैं, दो चीज़ें तैयार करते हैं, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज चीज़ें तैयार करते हैं। कि टॉपिक वाइज चीज़ें तैयार करना, कैसे हम टॉपिक वाइज चीज़ें तैयार करेंगे। देखो कि इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ हमने टॉपिक पढ़ा है ना, सबसे पहले हमने जो भी चीज़ पढ़ी है सेकंड रीडिंग के अंदर, ये सारी चीज़ हम सेकंड रीडिंग में करेंगे। कभी फर्स्ट रीडिंग में ये नहीं करना। फर्स्ट रीडिंग में आप कर सकते हो, लेकिन यूजुअली हम फॉलो करते हैं कि सेकंड रीडिंग में ऐसा करना थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग के में आप सिर्फ ओवरव्यू लेना होगा। फर्स्ट रीडिंग के अंदर तो सिर्फ आपको ओवरव्यू लेना होगा। आप अपने टीचर से पढ़ा हुआ है देन आप ये कर सकते हैं। फर्स्ट रीडिंग के अंदर आपने टीचर से पढ़ लिया, टीचर से पढ़ने के बाद उस नोट्स को पूरा रीड कर लिया, देन आप ये कर सकते हैं। ओके, तो अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं प्रीफर करूँगी आप सेकंड रीडिंग से ही करें इसको। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक ब्लैंक पेपर ले लेना है। एक ब्लैंक पेपर लेने के बाद हमें उसमें जो भी हमने पढ़ा है, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को किस प्रकार से हमें लिखना है। ठीक है, उसमें हम टॉपिक सब टॉपिक लिख देंगे, और साथ ही साथ में उनके टॉपिक सब टॉपिक के अंदर और सब टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, उन सब टॉपिक को भी लिख देंगे। और लिखना ही नहीं है केवल यहाँ पे, और जो डिस्क्रिप्शंस होगा ना, उस डिस्क्रिप्शंस को हमें बोलना है कि इस टॉपिक में ये डिस्क्रिप्शन है, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसकी इंक्रीज़ होने से ये चीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी, इसकी अगर इसमें ये डिक्रीज़ वगैरह देन इसमें ये इंक्रीज़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस हमें वहाँ पे समझने होंगे, बनाने पड़े, लेकिन ये हमें बनाने नहीं है, ये सिर्फ हमें बोलना है। ठीक है, अगर जैसे मैं अपने क्लाइमेट की बात करूँ कि फॉर एग्जांपल क्लाइमेट की बात करूँ, देन क्लाइमेट में आप देखोगे कि किस प्रकार से कि जब भी हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो किस प्रकार से साइक्लोन इफेक्टेड होंगे, देन लो प्रेशर होगा तो देन साइक्लोन पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मान लो आप ये सब करोगे, करते करते क्या होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें लिख लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाओगे, आपको याद नहीं आएगा। तो क्या करना है, उस टाइम पे सीधा सीधा बुक खोल लोगे क्या आप? नहीं, बुक नहीं खोलनी उस टाइम पे, और ना ही अपने नोट्स खोल के देखने हैं कि स्टक हो गए। ठीक है, थोड़ा ट्राई करो, थोड़े 2-3 मिनट के लिए आपको रिकॉल करने कि क्या है इसके अंदर, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। देन आपको फिर भी याद नहीं आ रहा तो देन उसे स्किप करो, नेक्स्ट टॉपिक आप लिखोगे, उसकी तरफ बढ़ जाएंगे आप, है ना। और फिर क्या करना है, जैसे लास्ट के टाइम पे नीचे जो कॉपी का जो नीचे मार्जिन है, कॉपी का जो नीचे वाला मार्जिन है, उस वाले मार्जिन पे उसका जहाँ पे हम स्टक हुए हैं उसको रेड पेन से सर्कल कर देंगे, रेड से सर्कल कर देंगे कि हमारा ये छूट गया है। देन उसका नीचे की तरफ उसका आंसर लिख लेंगे एट द बॉटम ऑफ पेज, कि जिससे क्या रहेगा कि हम जहाँ स्टक हो रहे हैं कि अगली बार से हमें प्रॉब्लम, हाँ यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अभी भी ध्यान रखना है कि रेड सर्कल में कुछ नहीं लिखना है। रेड सर्कल के पे यहाँ पे मार्क कर देना 1 2 3, ये कुछ भी जो हम मार्क कर सकते हैं 1 2 3 ABCD जो भी मार्क करना हम मार्क कर देंगे, और फिर नीचे उसका लिख देंगे कि इसका आंसर ये है, इस टॉपिक में ये टॉपिक है। देन अब देखो हमें क्या होगा कि उसमें हमें उस टॉपिक का याद नहीं आ रहा, देन उसका मैटर भी याद नहीं आएगा। अगर वो टॉपिक ही हम टोटली भूल चुके हैं तो देन उसका मैटर कैसे याद आएगा, तो ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि हमने एक दिन के अंदर या एक दिन 2 दिन के अंदर एक टॉपिक तैयार किया, या फिर पूरा एक चैप्टर तैयार किया। उस चैप्टर का हमने शॉर्ट के अंदर, जो 10 पेजों का एक चैप्टर था, हमने शॉर्ट के अंदर उसे 1 पेज के अंदर या फिर 1.5 पेज के अंदर उसके सब टॉपिक की तरह हमने उसे लिखा। सब टॉपिक्स बोल के कि हम बुक बंद है इस समय। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इसमें बुक नोट सब बंद है, सब बंद होने के बाद फिर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ब्लैंक पेपर के ऊपर। हम सब टॉपिक सारी चीज़ें सीक्वेंस में लिख रहे हैं, और ये चीज़ें हमें फ्लो चार्ट में लिखना है। ऐसे नहीं है कि बस कुछ भी ऐसे लिख रहे हैं, नहीं, फ्लो चार्ट बनाना है बाकायदा कि ये मेन टॉपिक है, हेडलाइन है, देन उसकी सब हेडलाइंस ये है, उस सब हेडलाइंस के अंदर इसमें टाइप्स हैं, इसमें डेफिनेशन है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, टाइप है, डेफिनेशन है, और मैं इसका एक आगे एग्जांपल भी दिया हुआ है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे एक सेमी नोट्स तैयार हो जाएंगे, जिससे आप डे रिवीजन में आपको हेल्प मिलेगी।
ठीक है। जैसे हमने आज एक चैप्टर पढ़ लिया, इसके हमारे पास मान लो कि 1-1.5 पेज तैयार हो गए एक चैप्टर के, जो कि 10 पेज का था, उसके हमारे 1.5 पेज के सेमी शॉर्ट नोट्स तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो पूरी बुक नहीं पढ़ेंगे जाके। नेक्स्ट डे जब हम हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका क्या करेंगे, इसी से हम पूरा रिवाइज करेंगे, टॉपिक सब टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वो सब स्पीक करेंगे, बोलेंगे कि हाँ ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ऐसा ही सेम चीज़ ही करेंगे। तो ऐसा पूरा का पूरा हम तैयार करेंगे मॉड्यूल। ठीक है, इससे हमारे सेमी शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे और इससे हमें डे रिवीजन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और ये हम कब करेंगे, जब भी हम नेक्स्ट डे का रिवीजन कर रहे हैं, तब इसे हमें यूज़ करना ही करना है। और रियल में ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंज लेके आने वाली है। भाई मेरी लाइफ के अंदर लेके आया, जब मैं स्कूल डेज़ में था तो मैं सेम मेथड यूज़ करता था, मेरे जो फ्रेंड सर्कल था सब ये सेम मेथड यूज़ करता है। हाँ, हमें नहीं पता उस टाइम पे कि हम ये कैसे आया, लेकिन मैं मानता हूँ कि साइंस वाले बच्चे होते हैं या फिर कुछ जो लॉजिकल चीज़ें करने वाले होते हैं, वो ये मेथड इस तरह से कुछ लिखने की आदत होती है उनकी, और वो करते हैं ऐसा कुछ। ओके, इसके अलावा हमें जैसे हमारे शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे, जैसे हमने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए, तो अब हमारे रेड सर्कल वाले पॉइंट तो रह गए। मैंने बताया कि वो रेड सर्कल वाले पॉइंट रह गए, अब उनके बारे में हमें तो कुछ याद ही नहीं आया। ठीक है, देन वो तो हमारा टॉपिक ही छूट गया, तो ऐसे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो वो फिर उसका क्या करना है, जब भी हम स्टक होंगे ना ऐसी चीज़ों के ऊपर, तो उसके टाइम पे हम क्या करेंगे, देखो उसका हम नोट्स बनाएंगे, उसी का नोट बनाएंगे। लेकिन क्या फर्स्ट बारी में नोट्स बनाएंगे क्या, उसका फर्स्ट बारी में भी नोट्स नहीं बनाएंगे। जैसे हम उस पर स्टक हुए जाएंगे, है ना, 2-3 मिनट हमने ट्राई किया कि बंद करके ये रिवाइज़ होने पे रिवाइज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, वापस मैं बताता हूँ इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको, कि जैसे मान लो ये एक टॉपिक है जिस पे मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाए आपके सामने, मतलब थोड़ी देर पहले मैंने यही बनाया था अभी, कि जैसे वाटर इन एटमॉस्फेयर है, इस पर मैंने टॉपिक बनाई कि जैसे क्या था कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, ह्यूमिडिटी के बारे में बात की हुई है। ह्यूमिडिटी के अंदर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की फिर इसमें डेफिनेशन भाई क्या होती है, इसमें क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बोले इसके अंदर। ठीक है, मेरे को ये सब याद आ गया, तो मैंने सब ऐसे टिक लगा दी, भाई ये 4-5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट, सिर्फ 5 टिक लगा दी कि 5 पॉइंट में बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर मेरे को पहला पॉइंट याद आ गया, दूसरा पॉइंट अब मेरे को याद नहीं आया, मैं स्टक हो गया, मैं उसके एग्जाम्पल्स नहीं दे पाया। हाँ, तो मैं स्टक हो गया वहाँ पे, तो ये सब चीज़ स्टक हो गया। देन अब मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 मिनट हो गई, पर वो फिर भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे सीधा जाके बुक खोल लें, बुक नहीं खोलना, ये काम नहीं करना। ठीक है, हमें थोड़ा और वेट करना है 2-3 मिनट का, वो रिकॉल होता है तो सही है, फिर इसको यहीं छोड़ देना है। ठीक है, ये टॉपिक रह गया, हमें पता है कि ये टॉपिक रह गया, कोई नहीं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इवेपोरेशंस, देन इवेपोरेशन में सेम चीज़ करेंगे, डेफिनेशंस, इसके इफेक्ट, जो भी चीज़ें आ रही हैं, है ना, वो सारी चीज़। फिर कंडेंसेशन, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, इनके बारे में देखेंगे। फिर इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, देन मान लो जैसे मेरे को पता चला कि ड्यू कैसे होती है, मेरे को नहीं पता, मैं स्टार्टिंग में ही अटक गया कि ड्यू क्या होती है, मैं भूल गया, मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ और मैं अटक गया, स्टक हो गया। मानो फ्रोस्ट है, फ्रोस्ट के बाद में 2-3-4 लाइन थी और मेरे को सारा का सारा पूरा फ्रोस्ट का समझ में आएगा, मेरे को याद है। फॉग में सब याद आ गया। मिस्ट में जैसे मैं कहीं पे अटक गया, जैसे नंबर 4 पे मैं अटक गया कि 3 पॉइंट मैंने बोल दी, यहाँ पे अटक गया, मैं डिफरेंस नहीं कर पाया, है ना, तो यहाँ मैं स्टक हो गया। तो इसको हम रेड सर्कल कर लेंगे कि हाँ हमने यहाँ अटक गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टक हो चुका हूँ, यहाँ रेड सर्कल लेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्लाउड वाला आ जाएगा, फिर उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, देन टाइप्स में उसके 4 टाइप्स होंगे, क्लाउड्स में कौन कौन से, फिर उन टाइप्स में उनके अंदर क्या क्या खास बात है, हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, कौन कौन से टाइम पे कौन से ट्रॉपिकल साइक्लोन के टाइम पे कौन से क्लाउड क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर प्रेसिपिटेशन, वही की डेफिनेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, टाइप क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद में टाइप्स के बारे में, टाइप्स में क्या क्या डिस्क्राइब करना है, ये सारी चीज़ें। अब ये पूरा एक पेज हो गया मेरा पूरा, ये मेरा पूरा पेज हो गया। देन फाइनल में हम रेड सर्कल में जाके नीचे एक मार्जिन छोड़ेंगे, उसके अंदर रेड सर्कल के जो भी हमने 1 2 3 4 5 नाम दे देंगे टॉपिक, सब टॉपिक का, सब टॉपिक के सबसे सब टॉपिक भी नाम दे देंगे और उनका लिख देंगे कि ये सब टॉपिक है जो हमारे याद नहीं। अब जो ये है ना, ये वाले टॉपिक्स, इन पे आपका मेन फोकस रहेगा। जब आपका थर्ड रिवीजन आएगा, देन थर्ड रिवीजन में आपको ये हेल्प करेगा, थर्ड रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि थर्ड रिवीजन में आपको अब ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्यों आप बार बार ये भूल रहे हो, आपको इनके शॉर्ट नोट्स आगे बनाने पड़ेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इनके शॉर्ट नोट्स बनाओगे आप, और लेकिन ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में बनाओगे, नहीं, इसका थर्ड रीजन में जाके ज़रूरत पड़ने पर ही शॉर्ट नोट्स बनेंगे। हो सकता है कि इनमें से आपको 4 टॉपिक के लिए होता है, सिर्फ एक ही टॉपिक बचे ऐसा, तो आप एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाओगे।
इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया कि रेनफॉल अगर नेक्स्ट टाइप है, देन फिर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह। इस प्रकार से एक लाइव डेमोस्ट्रेटर मैंने दिया है किस प्रकार से एक शॉर्ट नोट्स बनाया जा सकता है, सेमी शॉर्ट नोट्स बनाया जा सकता है, एक डे रिविजन्स में कैसे हेल्प कर सकता है। ये आपका रिविजन बहुत ही क्विक कर देगा, बहुत ही फास्ट कर देगा, और रियल के अंदर ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। इसमें हमें क्या चीज़ नहीं करनी है, देखो जो मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि कभी भी डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखना है इसमें, हमें कभी भी डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शंस अगर लिखने में हम गए तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शंस लिख देंगे तो पूरा का पूरा ये हलवा बन जाएगा। इतना ऐसा हो जाएगा, घिचपिच हो जाएगा, घिचपिच हो जाएगा कि आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। और जब पढ़ने का मन ही नहीं किया तो ये सारा टाइम ख़राब, रिवीजन भी नहीं होएगा, और ये आप कचरे में भगा दोगे, या फिर आप इसे रखोगे जस्ट कि हमने कुछ काम किया है। एक फॉल्स सेटिस्फेक्शन आता रहेगा आपको हमेशा। आपको इसको रिवाइज़ करने के अंदर भी हो सकता है आपको बुक की हेल्प लेनी पड़े, या फिर इसको रिवाइज़ करने के अंदर भी आपको ज़्यादा टाइम लगने लगे। ये नहीं करना, ठीक है। देन दूसरा कि जस्ट कीप देम ऑन माइंड एंड स्पीक, और इन्हें बस दिमाग में रखना है, डिस्क्रिप्शंस की जो भी चीज़ें और माइन्यूट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन्हें सिर्फ हमें बोलना है। इसी मेथड से बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड है, बहुत ज़्यादा। अब देखो, इफ़ यू स्टक फ्रिक्वेंटली ऑन द रेड सर्कल पॉइंट देन मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ दैम, जिसे मैं माइक्रो नोट्स बोलता हूँ। सच में ये माइक्रो नोट्स आपको जो सिर्फ आपको याद करना है ना, अब सिर्फ ये याद करना है और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। आप रिवाइज़ करोगे, आपके पास आपका शॉर्ट नोट तैयार है, आपके सेमी शॉर्ट नोट्स तैयार है। जिन रेड सर्कल्स में आप अटक गए थे बार बार, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद में, जिनमें अभी भी अटक रहे हो, सिर्फ आपको उनके शॉर्ट नोट्स इतने बस, चैप्टर कंप्लीट। ये चैप्टर कंप्लीट, पूरी बुक कैसे कंप्लीट हो जाएगी? अब मैं कुछ चीज़ें आपको, कुछ डूज और डोंट्स होते हैं जो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या नहीं करना है, कि लोग अभी भी यही करेंगे। मेरे को पता है कि आप, मैं कितना ही बता लूँ, फिर भी वो करते हैं ऐसा। मैंने पहले भी ये चीज़ आजमाई हुई है। उनका एक ही कहना रहेगा, मैं तो सभी के सब टॉपिक्स बनाऊँगा ताकि मेरे को दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। अरे भैया, ऐसा नहीं करना। मैंने समझाया है कि सब टॉपिक के नोट्स नहीं बनाने, सब टॉपिक्स के भी सारे सब टॉपिक के रेड सर्कल हो रखे हैं, उन सब का नोट बना लूँगा मैं, तो नहीं बनाने सबके, ठीक है। सेमी शॉर्ट नोट्स में थोड़ा डिस्क्रिप्शन तो मैं लिखूँगा। अरे नहीं लिखना भैया, मैंने कहा ना कि अगर आपने ऐसा किया तो लेंदी हो जाएंगे नोट्स आपके, यार आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। मैंने बताया ना कि रिवीजन का अपना मेन पर्पज़ क्या है। रिवीजन का जो मेन पर्पज़ है कि आपका कंटेंट रिड्यूस होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए भाई, लर्न होना चाहिए आपकी वो चीज़ सारी की सारी, और कंटेंट भी कम होना चाहिए ताकि आप उसे मल्टीपल रिवीजन दे सको, और जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो उनको आप यूज़ कर सको। क्योंकि अब देखो, आपको पता है कि इसमें केवल पूरा नोट्स ही तो नहीं है, इसके आप कुछ फैक्ट्स भी होंगे। फैक्ट के लिए मैंने बताया कि कौन सा मेथड रहेगा, अपना क्वेश्चंस वाला मेथड रहेगा, तो वो भी तो हम देखेंगे ना, उसके भी अपने अलग से नोट्स तैयार रहेंगे, ठीक है। देन कैसे कर पाओगे आप, अभी इसी में सब कुछ लिख लोगे तो, ठीक है। इसके लिए जो आप डिस्क्रिप्शंस की बात बार बार कर रहे हो ना कि ये डिस्क्रिप्शंस, तो इसके लिए हम बना रहे हैं ना, एक अलग से फैक्ट शीट बनाएंगे, ठीक है। वो फैक्ट वाले जो क्वेश्चंस बनाएंगे, फ्रेम करेंगे क्वेश्चंस को, कुछ सब्जेक्ट के लिए जो फैक्चुअल सब्जेक्ट हैं, फैक्चुअल जो टॉपिक्स हैं कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट में भी, उनके लिए हम वहाँ बनाएंगे। लेकिन अगर हमें याद नहीं रह रहे हैं तो ही बनाएंगे उनको। अगर याद हो रहे हैं अगर, तो फिर हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपने ब्रेन पे भरोसा करना पड़ेगा कि उससे याद रहेगा, एंड के टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। और आप मल्टीपल रिवाइज़ करते रहोगे ना, मल्टीपल टाइम ऐसे पढ़ते रहोगे तो वो छप जाएगा आपके दिमाग में, हर फैक्ट छप जाएगा, आपको याद रहेगा, मल्टीपल टाइम से याद रहेगा। और ये जब आप टेस्ट सीरीज लिखोगे ना, आप मेरे को याद करोगे, आप इस चीज़ को फॉलो करते हो। तो जब आपने मेंस के एग्ज़ाम में आप मेंस लिखने जाओगे और आपको ऐसी चीज़ें एकदम फ्लो में याद आती रहेंगी ना, तो आप कहोगे कि रियल में ये कितना इफेक्टिव है। ओके, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? वही बेनिफिट्स हैं कि आपको डेली रिविजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डेली रिविजन्स के अंदर, मंथली रिविजन्स, या फिर मैं कहूँ कि आप प्रीलिम्स से पहले आपके पास सिर्फ 1 महीना ही है, तब आपको चीज़ें पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, तो आप ये सब चीज़ें तो पहले ही पढ़ चुके होगे, पूरा कंटेंट, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एग्ज़ाम से पहले आपको जैसे कुछ फैक्ट है, आपके पास कुछ फैक्ट्स होंगे जो आप क्वेश्चंस के थ्रू तैयार कर रहे होंगे, देन सिर्फ आपको वही लेके जाने हैं, वही आपको तैयार करने हैं। क्वेश्चंस रहेंगे, देन आपके आंसर खुद देने, ठीक है। बहुत बेनिफिट रहेगा। देन मेंस के अंदर अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे ये है कि आपकी टेम्पलेट तैयार हो जाएगी आंसर राइटिंग के अंदर।
और वो टाइम तैयार होने के अंदर आप इजीली 200 वर्ड्स आप लिख सकते हो। 200 वर्ड्स आप लिख सकते हो इजीली टेम्पलेट के रूप में, और इससे 6 से 7 मिनट के अंदर आप अपना आंसर भी इजीली कर लोगे। आपके दिमाग में कंटेंट है, बस आपको लिखना ही लिखना है सिर्फ, ठीक है। कुछ अगर एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया तो देन आपको हल्का सा रिफाइन करना पड़ेगा बस उस कंटेंट को, जो कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ईजीली कर पाओगे प्रैक्टिस की वजह से। समरी अगर मैं पूरे को समअप करूँ तो यही होगा कि जो इंडेक्स और ये सब टॉपिक मेथड है, बस अपने को जो रेड सर्कल है उन पे फोकस करना है, ठीक है। आप शुरू के अंदर उन रेड सर्कल्स टॉपिक्स हैं उनको बुक से नोट से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बार बार अगर फिर भी यही प्रॉब्लम आ रही है, आप स्टक होते जा रहे हो उनके अंदर, डे रिवीजन के अंदर, देन फिर हम उसके क्या बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। या फिर उन्हें बुक के अंदर हाईलाइट भी कर सकते हैं अगर शॉर्ट नोट नहीं बना पा रहे हैं, वो ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है। और जो फैक्ट रहे हैं, जो हमें फैक्ट याद नहीं हो रहे, उनमें हम क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, ठीक है। उन्हें क्वेश्चन अप्रोच के थ्रू एक पेज के ऊपर चीज़ों क्वेश्चन अप्रोच के थ्रू लिख लेंगे। फैक्ट अभी भी नहीं लिखेंगे उसमें सिर्फ क्वेश्चन से बनाएंगे कि या तो ब्लैंक करेंगे या फिर वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, वन लाइनर आपने चीज़ें लिखी देन उसका आंसर क्या। जैसे मैंने कहा कि इंडिया का एक्सपोर्ट परसेंटेज, अब मेरे को याद नहीं आ रहा इन एब्सोल्यूट टर्म, अगर मैं देखूँ तो दोनों उसे मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मैं सिर्फ इतना लिखूँगा वन लाइनर में कि इंडियाज़ एक्सपोर्ट देन क्वेश्चन मार्क। मैं लिखूँगा इंडियाज़ एक्सपोर्ट देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका आंसर जब भी मैं पढ़ूंगा तो मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ, अब इनके जो ये सेम चीज़ फैक्ट वाली में भी क्वेश्चन अप्रोच में भी सेम चीज़ करनी, यहाँ पे ऐसे लिखना, ये पूरा तैयार कर लेंगे। लास्ट के अंदर इसके आंसर क्वेश्चंस के नीचे यहाँ पे आंसर लिखा होना चाहिए, पर इसमें सिर्फ आगे वाले पेज पे नहीं लिखना, इसमें आपको लिखना है पीछे वाले पेज पे। क्यों? इससे वो कि ईजी नहीं रहेगा, आपको पीछे पलटना पड़ेगा, आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे बार बार, ठीक है। लेकिन आप मल्टीपल रिवीजन करोगे तो आपको नीचे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी क्या है, एक दिन का नहीं है, ये पूरी एक प्रोसेस है, और आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही होगा। अगर इस प्रोसेस से गुजरोगे ना तो आप देखोगे कि जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं अपने पुराने टाइम्स को देखता हूँ तो मैंने कुछ हमेशा सिर्फ पॉइंट्स पे काम किए हैं और आज मुझे वो एक लाइन दिखाई देती है। मैंने कुछ डॉट्स पे काम किया और अब मुझे लाइन दिखाई देती है। कहने का मतलब है कि मैंने सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट ही किया है और कनेक्ट करने के बाद में सीधा वो लाइन्स बन चुकी है, ठीक है। ऐसे मैंने अपनी लैंग्वेज में बनाया है, उसका कोई और मतलब आप मत निकालिएगा, ठीक है। एग्जैक्टली उनकी ये लाइन नहीं थी। यहीं पे मैं यही वही सेम चीज़ कि आपको प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा और इसे डेली के डेली इससे जाना पड़ेगा, आपका अल्टीमेटली बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने खुद ने इससे बहुत बार मेथड्स को यूज़ किया है, मेरे एकेडमिक्स के अंदर मैं हमेशा से ही अच्छा कर पाया हूँ इसी वजह से। और मैं ही नहीं, मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इस मेथड को यूज़ किया। मेरे जो अभी मेंटरशिप में जो बच्चे काम कर रहे हैं उन्होंने भी इस पर काम कर रहे हैं, उनकी चीज़ें बहुत बाई हार्ट चीज़ें लर्न हो रही है इस मेथड के थ्रू। देन थैंक्स अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि मेरे को पता है कि आधा घंटा बहुत लंबा खींच जाता है। देन थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए, मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए। आप अगर ऐसे ही कुछ देखना चाहते हैं देन आप कॉन्फिडेंस बढ़ाइए मेरा, जस्ट आप जो भी चीज़ आपको पसंद है शेयर करना है करो, पसंद आ रहा हो तो, नहीं तो लाइक करना है करो। हाँ, जो भी चीज़ आपको पसंद आ रही है, कैसे भी आप मेरे को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।